मेरा नाम अरुण है। होटल में कस्टमर को ड्रिंक सर्व करते समय अचानक मेरा पैर मुड़ा और मुझसे ड्रिंक कस्टमर के कपड़ों पर गिर गई। उस लड़के ने खड़े होकर सबके सामने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुम्हारी औकात यही है। मैंने उसी समय नौकरी छोड़ दी और कसम खाई कि मैं अब छोटा ही सही मगर अपना कारोबार करूंगा। मैंने सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा खोल लिया था। मैंने वहां दिन रात मेहनत की और आज पूरे 10 साल बाद वही लड़का मेरे बड़े से होटल में आया। वो मुझे नहीं पहचानता था, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था जब मैंने वेटर के बजाय खुद उसे खाना सर्व किया और उसके सामने वही उसका दिया हुआ 100 रुपए का नोट रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। शिल्पा, शिल्पा कहाँ मर गई हो? मेरी आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो रही थी और मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। जब मेरी आवाज पर भी शिल्पा नहीं आई तो मैं गुस्से से दंदनाता हुआ कमरे से बाहर आ गया। मेरी नज़र शिल्पा पर गई तो वो खामोशी से सहमी हुई एक तरफ खड़ी थी। मैंने हाथ में मौजूद रिपोर्ट कार्ड उसके सामने टेबल पर पटक दिया था। न जाने क्यों उसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता था। वो पुरानी शिफॉन की साड़ी पहने हुई थी, सर पर साड़ी का पल्ला रखा हुआ था। उसके पैरों में पायल और हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां थी। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि मुझे लड़कियों पर मॉडर्न कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। पहले ही मैं उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर गुस्से में था और अब उसका हुलिया देखकर मुझे और भी गुस्सा आ गया था। मैं गुस्से से घूरता हुआ चलकर उसके करीब गया और उसके हाथ में मौजूद रिपोर्ट कार्ड उसके सामने टेबल पर पटक दिया था और उसे देखते हुए बोला, मेरे पैसे कमाई के हैं, मेरे पैसे मेहनत के हैं, हराम के नहीं है जो तुम इस तरह बार बार फेल हो रही हो। आखिर तुम कैसी जाहिल गवार टाइप की लड़की हो? मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो, मॉडर्न बनो, घरदारी छोड़कर बाहर की दुनिया देखो, मेरे टाइप की बनो। लेकिन तुम ठहरी गांव की गवार, हमेशा गवार ही रहोगी। तुम्हें एहसास नाम की चीज है या नहीं? मैंने तुम्हारा एडमिशन 8वीं कक्षा में करवाया है और तुम अभी तक पिछले 2 साल से 8वीं कक्षा में ही हो। अब तक तो तुम्हारा हाई स्कूल कंप्लीट हो गया होता, मगर तुम्हें तो किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। मैं बस तुम्हारी फीस देता रहूं और अपना पैसा तुम पर बर्बाद करता रहूं। तुम कभी नहीं सुधरोगी शिल्पा। मेरी बात सुनकर शिल्पा सहमी हुई आवाज में बोली, मैंने पूरी कोशिश की थी, मगर क्या करूं, मेरा पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। मुझे आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना और आपकी सेवा करना पसंद है। मैंने चिल्लाकर कहा, भाड़ में गई तुम्हारी सेवा। तुमसे किसने कहा है कि तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाओ? अरे ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें आखिर क्या जरूरत है घर में खाना पकाने की? मैं घर में कोई नौकरानी रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी और माँ की वजह से मैं बेबस हूँ। मगर तुम हमेशा ओल्ड फैशन नौकरानी टाइप ही रहोगी। तुम कभी वैसा नहीं सोचती जैसा मैं सोचता हूँ। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ और चाहता हूँ कि मुझ जैसे बड़े होटल के मालिक की पत्नी मॉडर्न और पढ़ी लिखी हो। मगर मेरी पत्नी तो एक नंबर की गवार है जो सिर्फ घरदारी करना जानती है और कुछ भी नहीं। 25 साल की उम्र में तुम 8वीं कक्षा में हो और इस साल भी फेल हो गई हो। मेरी बात पर शिल्पा ने घबराते हुए जवाब दिया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अगले साल दोबारा कोशिश करूंगी, अच्छे नंबर लाऊंगी। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया? शिल्पा ने कांपते हुए शब्दों में कहा, वो मैं घर के काम में। मैंने कहा, बस खामोश हो जाओ, आगे कोई शब्द मत बोलना, वरना मेरा हाथ तुम पर उठ जाएगा। घर के काम करना छोड़ दो, अपनी सोच बदलो। इस चार दीवारी से निकलकर मॉडर्न सोच रखो और मॉडर्न बनो। मैंने गुस्से में उसकी बाजू थाम लिया था और उसकी आंखों में झांकते हुए दहाड़ कर बोला, मेरे पास फिजूल का पैसा नहीं है जो तुम पर लुटाता रहूंगा। अब तुम घर पर ही बैठो और घरदारी ही करो, क्योंकि तुम पर अपना पैसा बर्बाद करना और तुमसे किसी अच्छे की उम्मीद लगाना बेकार की बात है। कोई ज़रूरत नहीं है अब तुम्हें आगे पढ़ने की। मैं चाहता था कि तुम्हें अच्छी एजुकेशन दिलवाकर आज के ज़माने की लड़की बनाऊं। तुम जानती हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे शुरू से ही मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद है, मगर मेरी माँ ने तुम जैसी अनाथ और गांव की गंवार लड़की को मेरे लिए पसंद किया और मेरी शादी जबरदस्ती मेरी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ करवा दी। मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को निभा रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे मुताबिक बन जाओ, मगर तुम होगी। मैं अपनी मुट्ठी गुस्से से भींचते हुए पीछे हट गया था और गुस्से से दनदनाता हुआ बाहर आ गया था। मेरी गाड़ी पोर्च में तैयार खड़ी थी। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठा और सीधा अपने होटल जाने के लिए घर से निकल गया था।
मुझे शिल्पा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था। मेरा दिमाग अभी भी बहुत ख़राब हो रहा था और मैं पुरानी सोच में चला गया था। शिल्पा मेरी माँ के गांव में रहने वाली एक अनाथ लड़की थी। बचपन में जब मैं अपनी माँ के गांव जाया करता था, मेरी माँ भी एक गरीब गांव से बिलोंग करती थी, जहाँ मेरी नानी का घर हुआ करता था। मैं जब अपने नानी के घर जाता था, तो वहाँ अक्सर मेरी मुलाकात शिल्पा से होती थी। बचपन में हम लोग एक साथ खेलते थे। शिल्पा 1 साल की थी जब उसके माता पिता उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे और उसके किसी रिश्तेदार ने उसे स्वीकार नहीं किया था। उसका घर मेरी नानी के घर के बिल्कुल बराबर में था। मेरी नानी भी मेरी माँ की तरह एक नरम दिल औरत थी। उन्होंने शिल्पा को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाया और उसको अपने घर में जगह दे दी थी। शिल्पा मेरी नानी की बहुत सेवा किया करती थी। मेरी माँ जब भी नानी के घर जाती थी तो शिल्पा के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर जाती थी। उन्हें शिल्पा बहुत पसंद थी। धीरे धीरे मैं भी जवान होता गया और शिल्पा भी जवान होती गई। शिल्पा की परवरिश मेरी नानी ने ही की थी और फिर एक दिन मेरी नानी जी का देहांत हो गया। मेरी नानी के घर भी मेरी नानी के अलावा कोई भी नहीं था। इस तरह शिल्पा फिर से अकेली और अनाथ हो गई थी। मेरी माँ को उस पर तरस आया और उन्होंने शिल्पा की शादी मेरे साथ कर दी। शिल्पा कभी स्कूल नहीं गई थी। हाँ, कभी कभी गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ता हुआ देख लिया करती थी। उसने हमेशा से ही घरदारी सीखी थी। वो घरेलू सारे काम जानती थी, सुंदर भी थी। बचपन से मैं उसे जानता था। मैं गांव जाकर उसके साथ ही खेलता था, मगर मेरा उसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। बचपन की यादें तो जवान होने के बाद भी सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। मैंने कभी शिल्पा को उस नज़र से नहीं देखा था। हम लोग यहाँ शहर में रहते थे। मेरे पापा की मौत तब हो गई थी जब मैं 15 साल का था और फिर उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। 22 साल की उम्र में माँ ने मेरी शादी शिल्पा के साथ करवा दी। मैं शुरू से ही खुली सोच रखने वाला इंसान था। मैं भले ही कोई अमीर या बड़ा इंसान नहीं था, मगर शुरू से ही मुझे मॉडर्न लड़कियां, पढ़ना लिखना, मॉडर्न लाइफ गुजारना बहुत पसंद था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन मेरे शौक ऊंचे थे। मैं अपनी पढ़ाई को बहुत महत्व देता था, साथ साथ नौकरी भी किया करता था और मैं यही चाहता था कि मेरी लाइफ पार्टनर भी मॉडर्न हो, सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की शिक्षा एक न एक दिन उनके काम आ ही जाती है। और शिल्पा, वो तो बहुत ही कम दिमाग की लड़की थी। अब जैसे तैसे शिल्पा के साथ मेरी शादी हो गई, मगर मैंने उसे दिल से स्वीकार नहीं किया था। मैं कभी उसके करीब नहीं गया था। वो मुझे खुश करने की हर तरह से कोशिश करती थी, मेरी सेवा करती थी, मुझसे मोहब्बत की चाहत रखती थी, इज्जत की चाहत रखती थी, लेकिन कभी मैंने उसे अपनी पत्नी की नियत से नहीं देखा था। एक घर में होते हुए भी मैं उसे इग्नोर किया करता था। मेरी माँ मुझे बहुत समझाती थी, कहती थी कि बेटा, शिल्पा बहुत अच्छी, घरेलू, सीधी और सुलझी हुई लड़की है। तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। देखो ना, वो कितनी सुंदर है। मगर चिढ़कर माँ से सिर्फ इतना ही कहता था कि मुझे ऐसी सीधी सुलझी हुई लड़की नहीं चाहिए थी, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि वो बाहर की दुनिया देखे, आजकल के ज़माने की लड़कियों जैसी बने। उससे कहो कि वो गांव जैसा माहौल यहाँ ना बनाए। मेरी माँ कहती थी कि बेटा, तुम्हें आजकल के ज़माने की लड़कियाँ पसंद हैं, तो वो ऐसी ही बन जाएगी। तुम चाहो तो उसे पढ़ाओ लिखाओ, अपनी चाहत जैसा बनाओ, लेकिन उसकी कदर किया करो। ऐसा ना हो कि वो समझदार मासूम लड़की किसी दिन रास्ता भटक जाए। मैं अपनी माँ की बातों को कभी नहीं समझ पाया था। माँ की बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं चाहूँ तो शिल्पा को भी वैसा बना सकता हूँ जैसी लड़की मुझे चाहिए थी। मैंने शिल्पा का स्कूल में एडमिशन करवाया। घर में उसके लिए एक ट्यूटर भी रखवाया था। मैं उसको महंगे और मॉडर्न कपड़े दिलवाया करता था, लेकिन वो पहनते ही नहीं थी। मैंने उसे कहा था कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, मगर वो घर के कामों पर ध्यान लगाती थी, जिसकी वजह से परीक्षा में हर बार फेल आकर वो मेरा सर झुका दिया करती थी। उसका भोलापन, उसकी मासूमियत से मुझे नफरत थी, बल्कि मैं तो एक ऐसी पत्नी डिजर्व करता था जो समाज के लोगों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर सके। और जब मैं उसे उसकी गलतियों पर डांटता था, तो वो खामोशी से सुनती रहती थी, लेकिन मेरी माँ उसकी साइड लिया करती थी। बेटा, मुझे तो तुम्हारे लिए शिल्पा ही पसंद है। ये तुम्हारी और मेरी सेवा करेगी। आजकल की लड़कियां तो ना पति की बनकर रहती हैं और ना ही ससुराल वालों की। मैंने शिल्पा को तुम्हारी जिंदगी में इसीलिए शामिल किया है ताकि तुम्हारा और मेरा आने वाला कल सुकून से गुजर सके। मैं भी माँ की बात खामोशी से नहीं सुनता था, बल्कि उनका जवाब दे देता था। माँ, मुझे पत्नी चाहिए,
काम करने वाली नौकरानी नहीं। माँ का जवाब होता था कि बेटा, मैंने शिल्पा को अपनी बेटी माना है और अब बहू मानूंगी। तुम फिजूल बातें मत करो, उसके साथ इज्जत से पेश आया करो, उसको हमेशा डांट मत लगाया करो। तुम्हें खुश करने के लिए वो तुम्हारी पसंद का अच्छा अच्छा खाना बनाती है और तुम हो कि अपने होटल से ही खाना खाकर आ जाते हो और आकर उससे बात तक नहीं करते। मेरी माँ अपनी ऐसी बातों से मुझे बहुत ब्लैकमेल किया करती थी, जिनसे मजबूर होकर मुझे शिल्पा से थोड़ी बहुत बातचीत करनी पड़ जाती थी। इस शादी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये शादी मेरे लिए सिर्फ बोझ के अलावा कुछ भी नहीं थी। मैं अभी अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था जब अचानक मेरी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से हिट हुई थी, जिसकी वजह से मैं जल्दी से होश में आया था। मैं अब बुरी तरह से घबरा चुका था। ऐसे मामलात में मुझे हमेशा टेंशन ही होती थी, क्योंकि लोग बात को समझने के बजाय पुलिस स्टेशन तक मामलात को घसीट दिया करते थे। सामने वाली गाड़ी से एक जवान लड़का गुस्से से दंदनाता हुआ बाहर निकला था। मैं भी खामोशी से बाहर आ गया। मेरा इरादा उससे सॉरी बोलने का था, उसे उसके नुकसान के पैसे देने का था, लेकिन उसने तो अचानक ही बिना कुछ भी कहे मेरा कॉलर ही पकड़ लिया था और मुझे झंझोड़ते हुए बोला, अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? रोड पर गाड़ी चला रहे हो या किसी मैदान में जो कहीं भी घुसते चले आ रहे हो? मैंने कहा, देखो, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी को हिट नहीं किया, मुझे माफ कर दो। बताओ तुम्हारा कितने का नुकसान हुआ है? मैं तुम्हारा सारा नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। मेरा कॉलर छोड़ दो। उसने अब की बार मेरा कॉलर और भी मजबूती से पकड़ लिया और नहीं छोड़ा, तो मेरा दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया था। मैं पहले ही शिल्पा की वजह से काफी गुस्से में था और अब इस हरकत पर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और मेरा हाथ उठ गया। मेरी पांचों उंगलियां उस लड़के के चेहरे पर छप गई थी। मैंने गुस्से से उसे पीछे की तरफ धकेल दिया और उसका कॉलर मजबूती से पकड़कर बोला, एक इंसान जब तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार है, तुम्हारा नुकसान भरने के लिए तैयार है, तो तुमने कैसे मेरे कॉलर पर हाथ डाला? जवाब दो मुझे। इतना कहते ही मैंने एक और मुक्का उसके मुंह पर मार दिया था, जब वो बिलबिलाकर चीखा था। भीड़ लगना शुरू हो गई थी। लोगों ने मुझे उससे दूर किया था। मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ और गलती पर हूँ। मैंने ही गाड़ी को नादानी में हिट किया और मैं ही उसे मार रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करता? उसने बेवजह मुझसे उलझने की कोशिश की थी और ये मेरी आदत थी। अगर कोई मुझसे बेवजह उलझता था तो फिर वो मेरे गुस्से का ही शिकार होता था। लोगों ने आकर मामला शांत करवा दिया और मैंने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसके मुंह पर मार दिए थे। फिर अपनी गाड़ी लेकर निकल गया था। मैं इस बात से अनजान था कि ये लड़का मेरे साथ अब क्या करने वाला है। मैं सीधा अपने होटल आया था और अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया था। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी जब मेरा मोबाइल फ़ोन बजना शुरू हो गया था। मैंने मोबाइल निकाल कर देखा तो सामने माँ का नंबर जगमगा रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने कॉल रिसीव कर ली थी। मैं कभी भी अपनी माँ की कॉल को इग्नोर नहीं करता था। मैंने अभी हेलो ही बोला था जब उनके गुस्से भरी आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई थी। उन्होंने कहा, अरुण, आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों मेरी बहू के पीछे पड़े रहते हो? कितनी बुरी तरह से तुम उसे डांट कर गए हो। जब से तुम घर से निकले हो तब से वो बुरी तरह से रोई जा रही है। तुम बेवजह उसके साथ इतनी सख्ती करते हो, हालांकि वो कितनी सीधी और अच्छी बच्ची है। तुम्हें पता है वो बहुत रो रही है। माँ की बात सुनकर मैं गुस्से से बोला, अगर मैं घर आ गया ना माँ, तो आज उस पर मेरा हाथ उठ जाएगा। उसको बोलिए कि बिल्कुल चुप हो जाए। अगर एक आंसू भी गिरा तो मैं उससे हर एक आंसू का हिसाब लूंगा। समझ क्या रखा है उसने? फेल होती रहेगी और हम बैठकर तमाशा देखेंगे। पूछिए उससे कि मेहनत की कमाई क्या होती है। मेरी मेहनत की कमाई मैं उस पर लुटाता रहता हूँ और उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ कहने लगी, बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है। अगर उस पर अपनी पूरी जायदाद भी लुटा दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये उसी के भाग्य का है। तुम जानते हो कि शिल्पा से शादी के बाद ही तुम्हारी तरक्की हुई है, वरना पहले तुम एक मामूली से नौकर थे जो ढाबे पर नौकरी किया करते थे। आज तुम्हारे पास दो बड़े बड़े होटल हैं और इस पूरे शहर में तुम्हारे होटल का नाम है। तुम्हें पहले होटल में ही कितनी तरक्की मिल रही है, लेकिन तुम जैसे लोग इन चीज़ों को समझते कहाँ हो। आए बड़े मेरी बहू को डांटने वाले। मैं तुमसे पहले ही कह देती हूँ, रात को घर आने से पहले मेरी बहू के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेते आना और उसे बाहर खाना भी खिलाने ले जाना। बस मैंने कह दिया, जो मैंने कहा है अब तुम्हें वही करना है। माँ की बात सुनकर मैं बोला, ओहो, आपकी बहू ने तो बहुत बड़ा तीर मारा है। वो फेल हुई है, कोई जंग जीतकर घर नहीं आई है जो उसको तोहफे देकर बाहर खाना खिलाकर खुश किया जाए।
मैं इस समय उसके सामने आ गया ना तो उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। ये रोते हुए आपके पास गई कैसे? जब मैंने इसको मना किया था कि माँ को कुछ नहीं बताना है, तो इसने आपको क्यों बताया? मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, नहीं बेटा, वो मेरे पास नहीं आई थी, बल्कि मैं ही उसकी हालत देखकर समझ गई थी कि ज़रूर तुमने उसे डांट लगाई होगी। वो रो ही इतनी बुरी तरह से रही थी। बेटा, वो अनाथ बच्ची है, हम लोगों के सिवा उसका इस दुनिया में है ही कौन? अभी माँ आगे कुछ और कहती, मैंने एक झटके से फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे पता था अगर माँ की बातें और सुनूंगा तो मुझे गुस्सा ही आता रहेगा, और मैं फिलहाल अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करना चाहता था। वक्त गुजरता जा रहा था। सारा दिन रोज की तरह गुजर गया था। रात के 1 बजे होटल का पूरा स्टाफ जा चुका था। मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा था, मगर मेरे दिमाग में माँ की बातें सवार थी। उनके कहे हुए शब्द, वो बुरी तरह से रो रही है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, उसके लिए कोई गिफ्ट लेते हुए आना। अब इतनी रात को मैं उसके लिए क्या खरीदता? गाड़ी ड्राइव करते समय अचानक ही मेरी नज़र सड़क के किनारे बैठी हुई एक औरत पर गई थी, जिसकी टोकरी में हाथों के गजरे थे। न चाहते हुए भी मैंने अपनी गाड़ी वहां पर मोड़ ली थी। मैं अपनी माँ की बात नज़रअंदाज नहीं करता था, और ना ही शिल्पा की तकलीफ मुझसे नज़रअंदाज होती थी। चाहे मैं कितना भी उसको बुरा भला कह लूँ, उससे नफरत जताऊं, उसे पसंद ना करूं, उससे दूरी बनाए रखूं, लेकिन एक अजीब एहसास मेरे दिल में रहता था कि अगर उसको रुलाऊंगा तो तकलीफ मुझे भी मिलेगी। गाड़ी से उतरकर मैंने फौरन उसके लिए हाथों के गजरे खरीदे थे और वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया था। मेरा इरादा उसके लिए और भी कोई गिफ्ट लेने का था, मगर मैंने अब गाड़ी एक मेडिकल स्टोर की तरफ रोक दी थी। मैं जानता था कि जब भी शिल्पा ज्यादा रोती थी तब उसके सर में दर्द हो जाता था। मैंने उसके लिए सर के दर्द की दवाई ले ली थी। शिल्पा जाहिर नहीं करती थी, लेकिन उसे अपनी सेहत और सुंदरता बहुत प्यारी थी, और मुझे पता था अगर वो रोएगी तो उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, सर में दर्द होगा तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं अच्छी दवाई लेकर घर की तरफ निकल गया था। एक लंबा सफर तय करके मैं घर पहुंच गया था। गाड़ी पोर्च में रोकी थी और सीधा उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था जब अंदर से उसके रोने की आवाज मेरे कानों से टकराई थी। वो कह रही थी कि ऐ ऊपर वाले, मैं आपके आगे भी बेबस और शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत गलत है। मुझे माफ कर दो। मैं अपने पति और अपनी सास दोनों को धोखा दे रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी प्यार की भूखी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा पति मुझे इसी तरह चाहे जैसे पत्नी को चाहा जाता है, लेकिन मेरा पति मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। मेरी मुश्किल को आसान कर दे। मैं वो करूं जो मेरा दिल चाहे, और अगर इसमें सुकून है तो उसके लिए तुम मुझे एक रास्ता बता दो। मैं अपने पति और अपनी सास को धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बहुत लाचार महसूस कर रही हूं। मेरे पति ने अपनी लग्जरी लाइफ को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, अपना पूरा बचपन मेहनत में गुजार दिया। मैं जानती हूँ उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं बेबस हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझसे नफरत करते हैं, और अपनी नफरत में मुझे तोड़ रहे हैं। मैं टूटना नहीं चाहती। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं भी मोहब्बत चाहती हूँ। बचपन से लेकर अब तक मुझे कोई अपना नहीं मिला। किसी को मेरी मोहब्बत से फर्क क्यों नहीं पड़ता? प्लीज मेरी मुश्किल को आसान कर दो। शिल्पा अब धीमी आवाज में प्रार्थना कर रही थी, लेकिन मेरा चेहरा ये सब सुनकर शॉक्ड हो गया था। क्या वो मुझे धोखा दे रही थी? आखिर वो क्या कहना चाहती थी? क्या उसकी जिंदगी में कोई शामिल हो गया था? ये बात सच थी, वो मुझे पसंद नहीं थी। हम दोनों के बीच काफी दूरी थी, लेकिन वो मेरी पत्नी थी। मेरी शादी उसके साथ हुई थी। उसके लिए जरूरी था कि वो इस रिश्ते को निभाने की हर तरह से कोशिश करे, इस रिश्ते का ख्याल रखे। ऐसे कैसे वो मुझे धोखा दे सकती थी? लेकिन हकीकत मुझे पता नहीं थी, इसलिए मैं किसी भी तरह उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता था। मैंने गहरी सांस ली थी और दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाजा खुला था। सामने वो घबराई घबराई खड़ी थी। जरूर उसे यही एहसास हो रहा था कि मैं उसकी बातें सुन चुका हूँ। मैंने बिना कुछ कहे उसकी तरफ गजरे का शॉपर और दवाई बढ़ा दी थी, और उसे देखते हुए बोला, माँ बता रही है कि तुम बहुत रो रही थी। तुम्हें इतना भी नाजुक नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये दवाई ले लो। मैं जानता हूँ कि रोने से तुम्हारे सर में दर्द हो जाता है। आधे घंटे में तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और पढ़ाई में दिल लगाओ और फालतू की चीज़ों से परहेज करो, समझ आई? और हाँ, खाना खा लेना। मेरी फिजूल की कमाई नहीं है। मैं पैसा बहुत मेहनत से कमाता हूँ, उसका एहसास किया करो। इतना कहकर मैं रुका नहीं था, अपने कमरे में आ गया था
और दरवाज़ा बंद करके एसी ऑन किया और बिस्तर पर लेटकर बीते समय के वो दर्दनाक लम्हे मेरी आंखों के सामने आने लगे थे, जिसके बारे में सोचते हुए भी मेरी आत्मा कांप जाती थी। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो रही थी। मेरा दिल दिमाग 12 साल पीछे चला गया था, जब मैं एक मामूली सा लड़का था जो एक छोटे से होटल में काम किया करता था। ये नौकरी मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी, वो भी मेरे मामा जी की बदौलत, वरना आज मैं सड़क पर बेरोजगारों की तरह फिर रहा होता या फिर किसी फैक्ट्री में धक्के खा रहा होता। शुरू शुरू में मुझे लगा था कि मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है। आखिर वो लोग मुझे महीने के 10,000 रुपये दे रहे थे। ये रकम मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। घर के सारे खर्च निकल जाते थे, माँ के कपड़े आ जाते थे, मेरी अपनी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थी। लेकिन 2 दिन बाद ही जो बेइज्जती मेरे साथ होना शुरू हुई थी, जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं जिस होटल में काम किया करता था, वहाँ काफ़ी सारे लोग खाना खाने के लिए आते थे। वहाँ के स्टाफ के जितने भी नौकर थे, वो सब अपने आप को मालिक बनते थे, और एक मैं नौकर था जो कम उम्र होने की वजह से हमेशा खामोश रहता था। वो सब मुझ पर ही अपना रौब झाड़ते थे। अपना काम करने के बजाय हमेशा मुझसे ही काम करवाया जाता था। वो दिन भी नॉर्मल दिन था। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की थी और दोपहर के समय कस्टमर के काम हो जाने पर एक तरफ खाना खाने के लिए बैठ गया था। अभी मैंने पहला निवाला मुंह में लिया ही था, जब अचानक एक लड़के ने आकर मेरी कमर पर जोरदार मुक्का मारा था और मुझे देखते हुए बोला, किसकी इजाज़त से तुम खाना खाने के लिए यहाँ पर आए हो? ये समय हमारे खाने का होता है। अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो बाहर आने वाले कस्टमर को कौन देखेगा? जाओ और अपना काम करो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी एक नज़र उसके ऊपर डाली थी और बिना कुछ भी कहे खाना छोड़कर अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया था। आज मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। घर से मैं सुबह नाश्ता भी करके नहीं आया था, लेकिन मुझसे बड़े और पुराने वेटर हमेशा ही मेरे साथ ऐसा किया करते थे। मैं होटल में खाना और चाय सर्व करने का काम करता था। यहाँ स्टाफ के लोगों को बचा हुआ खाना खाने की इजाज़त थी, लेकिन ये बड़े बड़े लड़के मुझे घर से खाना लाने को कहते थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी मैं खड़ा ही हुआ था जब कस्टमर आना शुरू हो गए थे और मैं खामोशी से लोगों को खाना सर्व करने लगा था, जब अचानक होटल का मालिक आ गया था। शायद वो मुझे जानता नहीं था। मुझे वहाँ के दूसरे नौकरों ने जॉब दी थी। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास ही आ गए। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कौन है। बस खामोशी से मैं अपना काम कर रहा था। वो एक टेबल पर बैठ गए थे। मैं उनके सामने गया और कहने लगा कि जी बताइए सर, आपके लिए क्या ऑर्डर लगाऊं? मैं उनको कस्टमर ही समझ रहा था। जब उन्होंने कहा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक ला दो, मैं उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व करने लगा तो उन्होंने मुझे टिप दी। मैंने उनकी टिप लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं किसी की भी टिप नहीं लेता था। मैं अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों पर ही खुश रहता था। मैं यहाँ भले ही बाकी सभी लड़कों से उम्र में कम था, लेकिन मैंने कभी भी किसी कस्टमर को निराश नहीं किया था। मैं सबके साथ इज्जत से पेश आता था और किसी से टिप नहीं लेता था। यहाँ तक कि ये लड़के मुझे बहुत बेइज्जत करते थे। फिर भी मैं इस बेइज्जती को खामोशी से बर्दाश्त करता रहता था। बाकियों की तरह इनको भी मैंने जब टिप लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी जाकर खाना खा लो, दोपहर के 3 बज रहे हैं, क्योंकि इस समय आधा स्टाफ खाना खाता है और आधा स्टाफ काम में लगता है। लगभग सभी लड़के खाना खा चुके हैं, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने खाना खा लिया है? मैंने सर नामे हिला दिया था और उन्हें देखते हुए बोला, दरअसल कुछ लड़के खाना खा रहे हैं और कुछ आराम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कस्टमर को देखने के लिए किसी को तो होना ज़रूरी है। अभी सब खाना खा लेंगे, फिर मैं खा लूँगा। आप कौन हो? मेरी बात सुनकर वो बोले, लेकिन रूल्स ये नहीं है। मैंने सब चीज़ों का एक उसूल बनाया हुआ है। ऐसे कैसे तुम खाना छोड़कर यहाँ पर काम कर रहे हो और बाकी सब आराम? मैं अभी जाकर देखता हूँ। उनकी बात सुनकर तो मैं थोड़ा हैरान हुआ था और फौरन कहने लगा कि सर आप कौन हैं? कौन से रूल्स? और आप कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनकर वो नरमी से बोले, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मैं इस होटल का मालिक हूँ। फिलहाल मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो उसी तरफ चले गए थे जहाँ पर सारे लड़के बैठे हुए गप्पे लगा रहे थे। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन्होंने शायद उन सबको डांटा था या फिर नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। तभी तो सब अपने अपने काम में लग चुके थे और एक दूसरे लड़के ने मुझे खाना खाने के लिए बोला था। मैं होटल के किचन में खाना खाने के लिए आ गया था तो वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे आकर मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए थे। हालांकि यहाँ के मालिक का ऑफिस अलग था। मैं बिना कुछ भी कहे खामोशी से बैठ गया था। कुछ देर तक हम दोनों के बीच खामोशी रही थी और फिर वो मुझे देखते हुए बोले, तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो?
कुछ लम्हे के लिए तो मैं घबरा गया था और फिर सर झुकाकर बोला, सर 2 महीने हो चुके हैं, यहाँ के मैनेजर ने मुझे नौकरी दी है, आपको नहीं पता क्या? मेरी बात सुनकर वो बोले, इन चीज़ों का ध्यान मैं नहीं रखता, मैनेजर ही रखता है, लेकिन मैं सब कुछ यहाँ पर लगे हुए कैमरे के थ्रू देखता रहता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये सब तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? फिर तुम पीछे रह जाते हो। सच सच बताना, देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम मुझे काफ़ी अच्छे बच्चे लग रहे हो, तुम कस्टमर के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आते हो, यहाँ पर बहुत ईमानदारी से काम करते हो। मैंने देखा है कि रात को होटल का जो खाना बचता है, सारे वर्कर्स अपने घर ले जाते हैं, लेकिन तुम नहीं लेकर जाते, बल्कि तुम तो दोपहर का खाना भी अपने घर से ही लाते हो। उनकी बात सुनकर मैं बोला, सर मैं यहाँ पर सबसे छोटा हूँ, इसलिए सब मुझ पर हुक्म चलाते हैं, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ। मेरा व्यवहार लोगों के साथ बुरा करने वाला नहीं है। मुझे दूसरों की चीज़ों से कामयाब नहीं बनना, अपनी मेहनत से अपनी कमाई का पैसा अपने घर पहुंचाना है। और रही इन लड़कों की बात, तो जब कुछ समय के बाद मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फिर कोई भी मुझ पर हुक्म नहीं चलाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे नौकरी से मत निकालना। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इस नौकरी से ही मेरे घर का चूल्हा जलता है। मैं कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था और नरमी से बोले, तुम जैसे मेहनती लोग मुझे बहुत पसंद है। कभी मेरी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? अब मुझे थोड़ी सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने अपना टिफ़िन हाथ में थाम लिया था। सामने बैठा इंसान कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि इस जगह का मालिक था। मैं उसके साथ बिल्कुल भी बदतमीज़ी से पेश नहीं आ सकता था। इसलिए नरमी से बोला, सर मेरे पिता की मौत हो चुकी है, माँ के अलावा और कोई भी मेरे साथ नहीं है। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरी बात सुनकर वो बोले, तुम देखना, एक दिन तुम बहुत कामयाब हो जाओगे। बस इसी तरह लोगों की मदद करना सीखो और हमेशा काम में मेहनत करो। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें बहुत कुछ मिलता है। बाकी ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। ये कहकर वो चले गए थे और मैं थोड़ा सा बेचैन हुआ था। आखिर वो इंसान मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हुआ था? मैं मेहनती हूँ या फिर कोई और बात है? फिलहाल मैंने ध्यान नहीं दिया था। समय गुजरता जा रहा था। सारा दिन किसी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन मैं जानता नहीं था अगले दिन मेरे लिए कितना कठिन साबित होने वाला है। अगली सुबह का सूरज रोशन हो चुका था। नाश्ता करके मैं माँ का आशीर्वाद लेकर होटल आ गया था। अभी मैंने टेबल वगैरह साफ करने शुरू ही की थी, जब होटल के 2 वेटर अचानक मेरे पास आए थे और एक ने बेवजह मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। मैं हैरानी से उनकी शक्ल देखने लगा था। दूसरे वाले ने गुस्से से मेरा हाथ मरोड़ दिया और मुझे देखते हुए बोला, बहुत शौक है ना लोगों की नज़रों में अच्छा बनने का और मालिक से हमारी शिकायत करने का? तभी तो मालिक से तूने हमें जलील करवाया। अगर तेरी वजह से हमारी नौकरी चली जाती तो हम तेरा वो हाल करते जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर यहाँ काम करना है तो इंसानों की तरह काम करना होगा। अपना नाम बनाने के चक्कर में अगर तूने हमारा नाम डुबोने की कोशिश की तो याद रखना, तेरे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो दोनों चले गए थे। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। इंसान भले ही गरीब हो, लेकिन बेबस न हो। आज मुझे अपना वजूद बहुत लाचार महसूस हुआ था। ये मेरी कोई पुरानी नौकरी नहीं थी। मैं इस नौकरी को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए हर किसी के जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन हर इंसान की एक हद होती है। एक समय के बाद उसकी हद खत्म हो जाती है और फिर वो टूटकर बिखर जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा होकर अपने काम करने लगा था। कुछ लम्हे के बाद एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा हमारे होटल में खाना खाने के लिए आया था। मैंने उसके टेबल पर जाकर उसका ऑर्डर लिया और उसका पसंदीदा जूस लेकर टेबल पर रखने ही वाला था, जब उसके साथ वाले लड़के ने अचानक मेरे आगे अपना पैर अड़ा दिया और मैं लड़खड़ा गया। मेरे हाथ से जूस की ट्रे गिरकर उस अमीर लड़के के कपड़ों पर आई थी, जिसकी वजह से उसके कपड़े खराब हो गए थे। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं हाथ जोड़ने ही वाला था जब उस लड़के ने खड़े होकर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था, जिसको बर्दाश्त ना करते हुए मैं ज़मीन पर गिर गया था। मैं कुछ समझता इससे पहले ही उसने 100 रुपये का नोट निकालकर मेरे मुंह पर फेंक दिया था और गुस्से से बोला कि ये औकात है? तुम लोगों से काम करना आता ही नहीं है, बस अमीर लोगों को देखकर जल जाते हो, कामचोर कहीं का। मेरे सारे के सारे कपड़े खराब कर दिए। तुझे पता भी है कि मेरे कपड़े तेरे 7 महीने की कमाई से भी ज्यादा के हैं। आइंदा मैं यहाँ आऊँ तो तुम मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए।
मैं भी तुम जैसे लोगों को सीधा करना जानता हूँ, डफर कहीं का। इतना कहकर वो अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया था। मैंने देखा कि वहां पर मौजूद सारे कस्टमर मुझे हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे और सारे काम करने वाले लड़के मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरी मजाक बना रहे थे। मैं उस समय बहुत ही बुरा महसूस कर रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस होने लगा था कि आज का समाज कितना खराब हो चुका है। किसी को किसी इंसान का एहसास ही नहीं है। अगर कोई इस तरह आपके साथ सलूक कर रहा है तो आपके साथियों को चाहिए कि वो आपकी मदद करें, आपके हक में खड़े हो जाएं, सामने वाले को मना करें कि आप किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ आज के दौर में एक दूसरे की हंसी उड़ाई जाती है। उसके साथ ऐसा हुआ है, मतलब बहुत अच्छा हुआ है। कुछ देर तक मैं ज़मीन पर ही बैठा रहा था और फिर खामोशी से खड़ा हो गया था। मेरा इरादा काम छोड़ने का था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। अभी फ़िलहाल मुझे काम करना था। सारा दिन मेरा बहुत ही बुरा गुजर रहा था। रात के समय जब मैं घर वापस आया तो माँ मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके गले से लग गया था और रोना शुरू कर दिया था। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी माँ बुरी तरह से बौखला गई थी। मैंने कहा, माँ, मुझे अपना काम करना है, किसी के यहाँ नौकर बनकर काम नहीं करना। मैं मानता हूँ कि इसमें हमारा नुकसान शुरू में होगा, पैसा भी लगेगा, लेकिन माँ, मैं वादा करता हूँ आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगा। मैं अपना एक छोटा सा ढाबा खोलना चाहता हूँ। मैंने उस होटल में 2 महीने काम करके वहाँ से सारा तजुर्बा ले लिया है और मुझे पता है कि कस्टमर को कैसे हैंडल करना होता है। मुझे अब विश्वास है, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी। मेरी माँ बोली, बेटा, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? अपना कारोबार करने के लिए हर इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पिता भी नहीं है कि वो कोई बंदोबस्त कर देते। माँ की बात सुनकर मैं कुछ देर खामोश रहा था और फिर उन्हें देखते हुए बोला, आप अपना जेवर बेच दीजिए, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना ढाबा खोलना है। मैं वादा करता हूँ आपको उससे डबल जेवर बनाकर दूंगा। माँ कहने लगी, बेटा, मैंने तो वो सब कुछ तुम्हारे आने वाले कल के लिए संभाल कर रखा है, तुम्हारी पत्नी के लिए रखा है। मैंने कहा, माँ, अभी मेरी शादी नहीं हो रही, अभी सिर्फ मुझे कारोबार में पैसा लगाना है। अगर मैं कारोबार में पैसा लगाऊंगा तो डबल भी सामान बन सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे इस काम का बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रही थी और फिर बोली, बेटा, मैं तुम्हारे मामा जी से बात करती हूँ, हम दोनों बैठकर फैसला कर लेंगे। अभी तुम जज्बाती हो रहे हो, थोड़ा बहुत दिमाग से सोचो कि तुम अपने ढाबे में खाना कैसे बनाओगे, कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, अकेले सब कुछ तुम कैसे करोगे बेटा। माँ की बात सुनकर मैं एक बार फिर गुस्से में आ गया था और झुंझलाकर बोला, मामा जी कुछ नहीं कर सकते, मामा जी सिर्फ और सिर्फ मुझे घटिया जगह पर नौकरी पर ही लगवा सकते हैं। आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और रही अपने ढाबे को संभालने की बात, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप मुझे घर से खाना बनाकर दे दिया करो और मैं उसे अपने ढाबे पर ले जाया करूँगा। मेरा रोता हुआ चेहरा और मेरे इमोशंस देखकर मेरी माँ राज़ी हो गई थी। आखिर को मैं उनका इकलौता बेटा था, मेरे लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मैं दूसरे दिन ही माँ के साथ जेवर बेचने के लिए चला गया था। वो जेवर लगभग 3 लाख रुपए के बिके थे। उसके ज़रिए मैंने छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी, ढाबे में मौजूद होने वाला सारा सामान खरीद लिया था और खाना बनाने के लिए सारी सामग्री भी माँ को लाकर दे दी थी। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने माँ के पैसों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। समय धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेरे काम में तरक्की होनी शुरू हो गई थी। शुरू के दिन कोई मेरे ढाबे पर नहीं आता था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी माँ के हाथ के खाने में जो स्वाद है वो लोगों को यहाँ तक खींचकर ज़रूर लेकर आएगा। शुरू शुरू में तो मैंने बस 1-2 तरह के व्यंजन अपने ढाबे पर रखे थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने अपना ढाबा हाईवे वाले रोड के रास्ते पर खोला था, जहाँ से टूरिस्ट आते जाते रहते थे और वो ठहर कर खाना खाते थे। धीरे धीरे मेरे ढाबे पर कस्टमर बढ़ने लगे। मेरे ढाबे पर बनने वाला खाना लोगों को बहुत पसंद आने लगा। जब मुझे तरक्की होने लगी तो मैंने 2-3 व्यंजन से मात्रा बढ़ाकर 6-7 व्यंजन कर दी थी और फिर इस तरह मेरे ढाबे पर बनाए जाने वाली सारी डिशेस बढ़ती चली गईं। लोगों को मेरे ढाबे का खाना पसंद आने लगा। टूरिस्ट लोग मेरे ढाबे पर बैठकर फ़ोटो खिंचवाया करते थे और मेरे ढाबे की डिशेस के फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और मैं कामयाबी की ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जा रहा था।
अब मैंने अपनी माँ को अपने काम से फ्री कर दिया था, बल्कि खाना बनाने वाले बावर्ची अपने ढाबे पर रख लिए थे। शुरू शुरू में तो काफ़ी परेशानियों का सामना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि मेरे ढाबे पर अच्छा और साफ सफाई से भरपूर खाना बनाया जाता है, तो लोग मेरे ढाबे पर आने लगे थे। हाईवे पर दुकान होने की वजह से मैं जल्द ही लोगों की नज़रों में आना शुरू हो गया था। कम उम्र में ही मैं अपने शहर में अपने ढाबे के नाम से पहचाना जाने लगा था। मैंने अपने ढाबे का नाम अपने पिता के नाम पर रखा था, प्रकाश जी का ढाबा। और फिर मैंने सोच लिया था कि अगर ऊपर वाले ने मुझे कभी कामयाब कर दिया और मैंने अपना होटल खोल लिया, तो मैं उसका नाम भी अपने पिताजी के नाम पर ही रखूंगा। होटल के मालिक ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था, मगर मैंने उनसे कोई बात नहीं की थी। मुझे पता था वो भी सिर्फ मुझे यही समझाएंगे कि ये सब बंद करो, वापस अपनी नौकरी पर आ जाओ। लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। समय और भी तेजी से गुजर रहा था। मैंने इस छोटी सी दुकान में मौजूद ढाबे को बड़ी दुकान में शामिल कर लिया था और इस जगह को आगे 2 साल बाद खरीद लिया था। अब काम को मैंने बढ़ा लिया था और खाना बनाने वाले और भी लोग अपने साथ शामिल कर लिए थे। अपने होटल में बहुत सारे व्यंजन रख लिए थे। अब मेरा इरादा इस ढाबे को होटल का रूप देने का था, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैंने इस बारे में अपने मामा जी से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे यही एडवाइस दी थी कि जब तुम्हारा ढाबा अच्छा चल रहा है, तुम महीने के काफ़ी कमा रहे हो, तुम्हें होटल करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं जानता था, मेरा होटल हो गया तो सिर्फ मेरे ही शहर के लोग नहीं, बल्कि दूर दूर से लोग मेरे होटल में खाना खाने के लिए आया करेंगे। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट वाली परेशानी थी। होटल खोलना कोई मामूली बात नहीं थी। उसके लिए बड़ी जगह चाहिए थी जहां मैं बड़ा होटल बना सकूं। लगभग करोड़ों रुपए का खर्च था। एक दिन मैं अपने ढाबे पर बैठा था, जब मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने वही इंसान चलता हुआ आ रहा है जिसने एक समय पहले मुझे कहा था कि अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। आज वो खुद मेरे ढाबे पर चलकर खाना खाने के लिए आए थे। मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेरे ढाबे का बना खाना खाकर तो वो खाने के फ़ैन ही हो गए थे। मेरे ढाबे में मौजूद कुछ डिशेस ऐसी थी जो पूरे शहर में कोई नहीं बनाता था, सिर्फ मेरे ही बावर्ची बनाया करते थे। और ये डिश बनाना उनको मेरी माँ ने सिखाया था। मेरी माँ बहुत अच्छी कुकिंग किया करती थी और ये तब उन्होंने अपने गांव से सीखा था। जिस गांव में मेरी माँ थी, उसी गांव से शिल्पा भी थी। शिल्पा भी बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। होटल के मालिक रायचंद जी मेरे पास चलते हुए आए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। आज 4 साल बाद मेरी तुमसे मुलाकात हो रही है। तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया था। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हें अपना कांटेक्ट भी दिया था। मुझे लगता था कि तुम एक न एक दिन मुझसे संपर्क ज़रूर करोगे, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं आया। और जब सोशल मीडिया पर तुम्हारी चर्चा सुनी, तुम्हारे होटल पर बने हुए खाने की चर्चा सुनी, तो मैं तुम्हें देखते ही फौरन पहचान गया था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ढाबे का खाना खाने के लिए आ गया। सच में तुम्हारे ढाबे का खाना बहुत ही अच्छा है, मेरे बड़े होटल से भी अच्छा है। मैंने कहा, थैंक यू सर, आप यहाँ आगे भी आइएगा, मुझे खुशी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम एक काबिल और समझदार इंसान हो और मेहनती भी हो, तभी तो तुमने अपनी मेहनत से इतना सब कुछ किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस ढाबे को बंद करके शहर के बड़े और वीआईपी इलाके में एक बड़ा सा होटल खोलो। मैंने सर झुकाकर जवाब दिया कि जी सर, मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने इन्वेस्टमेंट नहीं है। उन्होंने कहा, अरे तुम निराश क्यों होते हो? मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं तुम्हारे बिजनेस पर पैसे इन्वेस्ट करूंगा। मैंने कहा, नहीं सर, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। कल भी मैं अपने बलबूते तक यहाँ तक पहुँचा और आगे भी मैं अपनी कामयाबी अपने बलबूते तक ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ये खुददारी बहुत पसंद आई, तभी तो मैं शुरू से ही तुम्हारा फ़ैन हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम मेरा सहारा नहीं लेना चाहते तो तुम मेरे साथ एक बिजनेस डील कर लो। मतलब मैं तुम्हारे होटल पर पैसा लगाऊंगा और जितनी कमाई तुम करोगे उसका 70% तुम अपने पास रखना और 30% मुझे दे देना। और जब तुम धीरे धीरे कामयाब हो जाओ तो मेरा सारा कर्ज उतार देना। तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर मैं डील पक्की समझूं। मुझे ये सौदा बुरा नहीं लगा था और फिर इस तरह मैंने उनसे हाथ मिला लिया और ऊपर वाले से प्रार्थना की कि वो मेरी मदद करे। कुछ ही दिनों में हमने होटल के लिए जगह देख ली थी और फिर होटल बनना शुरू हो गया।
वक्त गुजरता रहा और फिर होटल तैयार होने के बाद मैंने होटल को प्रकाश होटल एंड रेस्टोरेंट का नाम दिया और वहां पर शहर के सबसे बेस्ट डिशेस मेन्यू में ऐड किए गए। जिस ढाबे के मालिक के डिशेस को लोग इतना पसंद किया करते थे, अब उस ढाबे को हमने होटल का रूप दे दिया था। जैसे जैसे होटल में लोग आना शुरू हुए, उनको खाना और भी ज्यादा पसंद आने लगा और फिर इस तरह मेरा होटल हमारे शहर का ही नहीं बल्कि आसपास के शहर का भी पसंदीदा होटल बन गया था। मैं जो 70% का पार्टनर था, अब 100% का पार्टनर बन गया था। मैंने मालिक का लगाया गया सारा पैसा उनको 2 साल तक वापस कर दिया और मैं इस होटल का मालिक बन चुका था। जिंदगी अचानक से इतनी बदल जाएगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर अचानक माँ ने बम फोड़ दिया था कि तुम्हारी शादी मैं शिल्पा से ही करवाऊंगी, वो ही मेरे घर की बहू बनेगी। नानी के मरने के बाद माँ उसे हमारे घर ही लेकर आ गई थी। माँ का कहना था, जब से वो हमारे घर में आई है, हमारे घर में खुशहाली ही खुशहाली है। मैं उस समय उनसे बहुत नाराज हुआ था कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मैं अपने होटल में आने वाली मॉडर्न लड़कियों को देखता था, उनको इंग्लिश बोलते हुए देखना, उनकी चाल ढाल, उनके कपड़े पहनने का अंदाज, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए मैं सोचता था कि मेरी लाइफ पार्टनर भी बिल्कुल ऐसी ही हो। लेकिन माँ का कहना था कि तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारी इज्जत करती है। तुम्हें एक ऐसी ही लड़की चाहिए जो तुम्हें समझे, तुम्हारी मेहनत को जानती हो। जितनी तकलीफें बर्दाश्त करके तुमने इस मुकाम को हासिल किया है, एक ऐसी लड़की ही तुम्हारी जिंदगी में शामिल होनी चाहिए जो तुम्हारी मेहनत की इज्जत करे। मैं माँ से बहुत नाराज हुआ था, लेकिन मैं माँ को कभी इनकार नहीं कर पाया हूँ और ना ही कभी इनकार कर सका था। मैंने माँ की खातिर शिल्पा से शादी कर ली थी, मगर मैं चाहता था कि जिस तरह अपने काम में लगकर अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाया, मेरी पत्नी ऐसा न हो, वो पढ़ी लिखी हो। मैंने सोच लिया था कि मैं शिल्पा को शिक्षा दिलवाऊंगा ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बने। अगर नौकरी करना चाहे तो वो भी कर सकती है, जो करेगी वो, मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। घर का काम, घरेलू बातें और उसके फैशन ही खत्म नहीं होते थे। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहनना, चमकदार साड़ी पहनना, पैरों में पायल, माथे पर बड़ी सी बिंदी। लेकिन ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आज जो बातें मैंने उसके मुंह से सुनी थी, उसने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। ये बात साफ जाहिर थी कि वो किसी न किसी के चक्कर में जरूर थी, लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि अब मुझ पर कैसी मुसीबत आने वाली है। सारी रात इसी सोच में गुजर गई थी। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह होटल चला गया था। अभी मुझे ऑफिस में बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी जब मेरे मैनेजर की कॉल आई थी। सर, वो सर आए हैं जिनका आपने मुझसे जिक्र किया था, वही आपके करियर की सबसे बड़ी सीढ़ी हैं। मैं कुछ ही देर खामोश रहा था और फिर चुपचाप खड़ा हो गया था। ड्रॉर खोलकर मैंने वही 100 रुपए का नोट निकाला था जो आज भी मेरे पास मौजूद था। मैं बाहर आया, सामने कोई और नहीं बल्कि वही आदमी खड़ा हुआ था जिसने कई सालों पहले मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था और मेरे मुंह पर 100 रुपए का नोट मारकर बोला था कि तुम्हारी यही औकात है। ये वही बिगड़े हुए बाप का बेटा था। अब उसके कपड़े भी बहुत पुराने थे और आज ये हमारे होटल के बाहर भीख मांगता हुआ पाया गया था। मैंने अपने होटल के पूरे स्टाफ को बोल दिया था कि अगर ये इंसान तुम लोगों को कहीं भी नजर आए, हमारे होटल के अंदर या होटल के आसपास, तो इसे मुझसे मिलवाने के लिए जरूर लेकर आना। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब उसने होटल में मेरी इंसल्ट की थी। उसकी सीसीटीवी फुटेज से उस आदमी की फोटो निकालकर मैंने अपने होटल के पूरे स्टाफ को दिखाई थी। अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि जैसे वो रुपए रुपए का मोहताज हो। उसकी तरफ बिना कुछ कहे 100 रुपए का नोट बढ़ा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा था। शायद वो मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना था। मैं कुछ देर खामोश रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं वही लड़का हूँ जिसके चेहरे पर आपने थप्पड़ मारकर इस बात का एहसास दिलाया था कि मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी औकात तुम देख लो। ये होटल मेरा है, इसमें मेरा कोई पार्टनर नहीं है। इन सब चीज़ों का मालिक मैं हूँ और मैं एक मामूली इंसान हूँ। वैसे उस दिन आपके कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरी थी, वो कपड़े तो बड़े महंगे थे आपके पास। अब वो कपड़े कहाँ चले गए? मैं आगे कुछ कहता इससे पहले ही वो इंसान मेरे सामने जमीन पर बैठ गया था। मैं 2 कदम पीछे हुआ था कि अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैं बर्बाद हो गया हूँ।
उस दिन तुमसे बदतमीजी करके जब मैं लौटकर अपने घर गया तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मेरे पिता का सारा बिजनेस लॉस में चला गया। मेरे पिता की मौत हो गई। मेरा घर नीलाम हो गया और मैं जो अपने पिता की कमाई पर लोगों पर अपनी ताकत दिखाया करता था, आज मेरे खुद के शरीर में कोई ताकत नहीं है और दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं सड़क पर आ चुका हूँ। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे हर रोज़ इस बात का एहसास होता था कि मैंने उस बच्चे के साथ जो बदसलूकी की थी, उसे इस बात का एहसास दिलाया था कि तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। तब से ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया था। ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया है। मैंने बिना कुछ भी कहे अच्छे तरीके से उसे पानी वगैरह पिलाकर उसकी परेशानी पूछी थी, लेकिन एक लम्हे के लिए मेरा दिल खुश भी हुआ था, मगर उनकी बातें सुनकर मैं उदास हो गया था। मैंने उनको अपने होटल में नौकरी करने का कहा था। वो बस मुझसे माफ़ी मांगकर चले गए थे। मैं खुश था, बेफिक्र था। मेरा इरादा था कि आज घर जाकर सब कुछ ठीक कर लूँगा। शिल्पा से भी माफ़ी मांग लूँगा। शायद बेवजह मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी करता आया हूँ। कहीं ऊपर वाला मुझे भी इतने बड़े कहर से ना गुजार दे। कहीं मैं उसको तकलीफ़ न पहुँचा रहा हूँ। लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि आज मेरी आंखों के सामने क्या आएगा। मैं घर पहुँचा तो माँ अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं हैरान हो गया था और फौरन उनकी तरफ बढ़ा था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो रोते हुए कहने लगी, बेटा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी शिल्पा ऐसा कर सकती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो। अरुण, वो ऐसा कैसे कर सकती है बेटा? उनकी बातें सुनकर मैं फौरन बोला, क्या हुआ है माँ? आप इस तरह क्यों बोल रही हो? वो रोते हुए बोली, बेटा, शिल्पा भाग गई थी, घर छोड़कर एक लड़के के साथ चली गई थी, लेकिन फिर उस लड़के ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो वो वापस आ गई और अंदर बुरी हालत में बैठी हुई है। उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हालांकि वो जानती है कि वो तुम्हारी पत्नी है। मैं समझती थी कि वो बहुत मासूम है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? माँ की बातें सुनकर मैंने मजबूती से अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच कह रही है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ था। मतलब वो प्रार्थना जो मैंने सुनी थी और जो मैंने सोचा था वो गलत नहीं था। मगर मैंने माँ को कोई हार्ड रिएक्शन नहीं दिया था। सिर्फ इतना समझाया था कि वो कच्ची उम्र की है। ऐसी गलतियां लड़कियों से हो जाती हैं। लेकिन अगर घर के मर्द उन्हें बुरा भला कहेंगे, उन्हें मारेंगे पीटेंगे, तो उनकी मर्दानगी नहीं होती। आदमी की पहचान उसकी औरत की इज्जत से होती है। अगर मेरी पत्नी ये काम कर चुकी है तो मेरी समझदारी ये है कि मैं उसके साथ खड़ा होकर उसको समझाऊंगा कि उसने गलती की है। उससे नाराज भी होऊंगा, लेकिन आप इस तरह मत कहिए कि उसने हमें बर्बाद कर दिया। हम बर्बाद नहीं हुए। हमारी शिल्पा हमारे पास है। गलती मेरी भी है माँ। जब वो जवान हुई उसकी शादी मुझसे हो गई और मैं उस पर सिर्फ और सिर्फ सख्ती ही करता रहा। अगर मैं उसके साथ नरमी रखता, उसे प्यार से डील करता, तो वो कभी किसी और की तरफ देखती भी नहीं। मैं जाकर उससे बात करता हूँ। इतना कहकर मैं पलटा ही था जब अचानक ही शिल्पा मेरे कदमों में बैठ गई थी। शायद वो मेरे पीछे खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो रोते हुए कहने लगी, ऊपर वाले के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मैं सच में मजबूर हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूँ। अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था। उस लड़की से मेरी बातचीत सोशल मीडिया पर हुई थी, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंची तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और भगा दिया। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं बुरी लड़की हूँ? मैंने शिल्पा को संभाला था, उसे गले से लगाकर हौसला दिया था और कहा था कि तुम बुरी लड़की नहीं हो, बस तुमने बुरा काम किया है। तुम भटक गई हो, लेकिन अगर तुम आगे कभी ऐसा कुछ नहीं करोगी तो सब ठीक हो सकता है। उसने मेरे सामने फिर से हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी और वादा किया था कि वो पढ़ेगी और मेरा नाम भी रोशन करेगी। उसने मुझे उस लड़के की फ़ोटो भी दिखाई थी। उसे देखकर मैं दंग रह गया था। वो कोई और नहीं था बल्कि वही गाड़ी वाला लड़का था जिसने मेरा कॉलर पकड़ा था। मेरा दिल अंदर ही अंदर खुश हुआ था कि जिसकी वजह से मेरी शिल्पा रोई थी, उसको मैंने अच्छी तरह से पहले ही पीट रखा है। मैंने शिल्पा के साथ अपना व्यवहार ठीक कर लिया था। शिल्पा मेरी माँ के लिए बिल्कुल बेटी की तरह थी, इसलिए वो भी सब भूल गई थी और उसे गले से लगा लिया था। मैं सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसे माफ़ करने की ताकत रखिए। चाहे तो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करके, लेकिन उसको माफ़ कर दीजिए। माफ़ करना बहुत अच्छा होता है। इंसान का अपना दिल भी हल्का हो जाता है और वो दूसरा इंसान भी उस तकलीफ और दुख से बाहर आ जाता है जिससे वो गुजरा है। अपने घर की बहू बेटी को रहम की नज़रों से देखिए।
गलती हर इंसान से हो जाती है। अगर गलती बेटी से हो रही है तो उसे भी इंसानों की तरह ट्रीट कीजिए। वो कोई जानवर नहीं है जिसे मारा पीटा जाए और कहा जाए कि तुमने ऐसी गलती क्यों की है, बल्कि उसको समझाया जाए कि हाँ, तुमने गलत किया है, लेकिन तुम इस गलती को सुधार भी सकती हो। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बस उनको समझने वाला मिलना चाहिए। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि मर्द की मर्दानगी औरत पर जुल्म करना नहीं होती, बल्कि औरत का साथ देना होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।